फोन से राज खुलेगा। पुलिस ने एल्विश, विनय और ईश्वर के मोबाइल को गाजियाबाद के फॉरेंसिक लैब भेजा है, जहां मोबाइल रिकवरी करके रेप पार्टियों और सांपों के इस्तेमाल को लेकर बड़ा खुलासा हो सकता है। तो एल्विश की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि मोबाइलों को डाटा रिकवरी के लिए भेजा गया है, जहां पर कई राज खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। फॉरेंसिक जांच के लिए ये मोबाइल भेजे गए हैं। विनय और ईश्वर का मोबाइल भी जांच के लिए भेजा गया है और डाटा रिकवरी के लिए लैब भेजे गई हैं ये तीनों मोबाइल। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आपको देंगे। मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। जमीन को लेकर मुआवजे की मांग, मुआवजे ना पाने से परेशान युवक टावर पर चढ़ा है। युवक को समझाने में लगे पुलिस अधिकारी। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि जमीन को लेकर यह पूरा मामला है। जमीन के मुआवजे को लेकर सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। मोबाइल टावर पर यह युवक चढ़ा है। चित्तौड़गढ़ से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जमीन को लेकर मुआवजे की मांग कर रहा है। मुआवजा ना पाने से परेशान युवक टावर पर चढ़ा है और हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार युवक का जारी है। उसे समझाने की कोशिश पुलिस अधिकारी कर रहे। बड़ी खबर नागौर से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल पर फिर बड़ा हमला बोला है। मिर्धा ने कहा कि बेनीवाल लाशों की राजनीति करते हैं और मंच पर ताली बजवाने के लिए सच झूठ कुछ भी बोल सकते हैं। मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल के मंत्री के पद ठुकराने वाले बयान पर कहा कि उन्हें मंत्री बनाने का कोई ऑफर नहीं दिया गया, जबकि वो मंच से कहते हैं कि उन्होंने मंत्री पद को ठोकर मारकर एनडीए छोड़ा। ज्योति मिर्धा ने कहा कि अगर उनको मंत्री बनाया जा रहा था तो फिर उन्हें मंत्री बनने का मौका गंवाना नहीं चाहिए था। मंच पे खड़े होकर कुछ भी बोल देते हैं, सच्चा झूठा मिक्स करके, मतलब सिर्फ लोगों को ताली बजवाने के हिसाब से। जब कोई डिलीवरी की बात आती है तो वो कुछ नहीं बता सकते। उनके पास 3-4 रटे रटाए शब्द हैं, मैंने संघर्ष किया, मैंने मंत्री पद छोड़ा, जबकि ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। उन्होंने कभी, जब जिम्मेदारी मिलने का चांस था तब भी जिम्मेदारी नहीं उठी। कायदा ये कहता है कि जब आपके पास मौका था मंत्री बनने का, मैं तो कहूँ अगर मंत्री बनने का मौका था तो उनको बनना चाहिए था और जनता की सेवा करनी चाहिए थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हनुमानगढ़ के संग्रिया का दौरा करेंगे। इस दौरान नड्डा बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बेलान के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और जनसभा की तैयारियों में सभी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। साथ ही सभा में शामिल होने के लिए दोनों श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से कार्यकर्ता रैली स्थल पर पहुंच रहे हैं। जनसभा से नड्डा पंजाब हरियाणा पर भी असर डालने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, सांकरिया विधानसभा में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। आज 8 तारीख अप्रैल को लोकसभा क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर जो हमारी प्रत्याशी प्रियंका बेलान जी मेघवाल, उनकी चुनावी सभा के अंदर आज मेरी विधानसभा संग्रिया के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा साहब आज शाम को 5 बजे यहाँ एक रैली को संबोधित करेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज जोधपुर पहुंचे, जहां वे विश्व हिंदू परिषद की ओर से संचालित राम नवमी महोत्सव समिति की ओर से होने वाले कार्यक्रम में शिरकत की। इससे पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। एन प्रकार राजस्थान में भी हिंदुओं में एकता हो जाए, इसीलिए हम बार बार राजस्थान आ रहे हैं। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। जो आकर्षित हो रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक ऐसी संस्कृति से जुड़ रहे हैं। सनातन का मतलब कोई एक मजहब नहीं है, सनातन का मतलब विश्व की धारणा, सनातन का मतलब मानवों की आचार संहिता, सनातन का मतलब विश्व के कल्याण की कामना की संस्कृति से जुड़ना। जो आ रहे हैं वो निश्चित रूप से विश्व का कल्याण चाह रहे हैं, और जो सनातन को नहीं स्वीकार कर रहे वो निश्चित हैं मानव कल्याण के लिए भी बहुत घातक है। अब बहुत जल्दी कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। अब बहुत ही जल्दी ठाकुर जी भी विराजमान होने वाले हैं, एक कथा भी सुनाएंगे और धर्म विरोधियों की ठटरी मारेंगे। खबर जयपुर से है, जहां चीफ सेक्रेटरी सुधांश पंत दूसरी बार जेडीए दफ्तर के विजिट करने के लिए पहुंचे। सीएस की विजिट को लेकर कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कई अधिकारी कर्मचारी नदारद भी मिले, जिसके बाद सीएस ने जहां अधिकारी बैठते हैं उन कमरों की वीडियोग्राफी करवाई। इसके बाद मुख्य सचिव ने जेडीए में रखी फाइलों को भी खंगाला है।
बांसवाड़ा में कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी के गठबंधन के बाद बीजेपी और बीएपी के बीच अब सीधी टक्कर होगी। गठबंधन पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा है कि यह अल्लाह कमान का फैसला है, उसे हमको मानना है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष का कहना है कि लोकसभा प्रत्याशी अरविंद डामोर का कल रात बात हुई थी। आपको बता दें 72 सालों में पहली बार कांग्रेस इस सीट से चुनाव नहीं लड़ेगी। कल बात हुई थी, अभी 10 बजे हैं, मैं भी अभी आके बैठा हूँ कार्यालय में, चर्चा जारी है, उनसे संपर्क कर रहे हैं। ये मालवीय जी को हराने के लिए गठबंधन करना जरूरी है? ये सब बातें अपनी जगह पर केवल ख्याल लगाना, कल्पना करना, इसका कोई अर्थ मैं नहीं समझता हूँ। मगर हाँ, जहाँ पर जीत और हार का जो प्रश्न है वो तो हर चुनाव के अंदर होता, हर खेल का ये एक हिस्सा है। अगली खबर जयपुर से है, जहां एक रियल एस्टेट कारोबारी को गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से धमकी देने का मामला सामने आया है। व्यापारी को एक धमकी फोन पर दी गई है। पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि फोन न उठाने पर ऑडियो मैसेज से धमकी दी गई है। बिजनेसमैन को मिली गैंगस्टर की धमकी, इंटरनेशनल नंबर से ये कॉल आया था। मामले की जांच पड़ताल में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। कारोबारी ने पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दी है। रोहित गोदारा के नाम से व्यापारी को धमकी मिली है। खबर है उदयपुर से है, जहां एक लेपर्ड जो है कॉलोनी में आ गया और वहां पर घूमते हुए वापस निकल गया। कॉलोनी में लगे सीसीटीवी में लेपर्ड को देखा तो क्षेत्रवासी घबरा गए हैं। उदयपुर शहर के नीमच माता देवली क्षेत्र के परशुराम कॉलोनी में आगे की तरफ रात में लेपर्ड देखा गया है। वहां एक घर में लगे सीसीटीवी फुटेज में लेपर्ड रात 12 बजे देखा गया। लेपर्ड उस समय हनुमान मंदिर से आगे कोटबड़ी की तरफ जा रहा था। लोगों ने घटना की जानकारी वन विभाग को देते हुए पिंजरा लगाकर पैंथर को रेस्क्यू करने की मांग की है। आपको बता दें कि जिस इलाके में पैंथर का मूवमेंट देखा गया है वहां सड़क के एक तरफ मकान बने हैं और दूसरी ओर फॉरेस्ट की बाउंड्री है। ऐसे में संभावना है कि पैंथर जंगल की बाउंड्री लांघकर कॉलोनी में आया। खबर अलवर से है, जहां चोपड़ा ने निर्दलीय भरा था नामांकन। नरेंद्र चोपड़ा ने बीजेपी को समर्थन दिया है। तो देखिए, आज नाम वापसी का आखिरी दिन है सेकंड फेज के लिए और ऐसे में अब कई प्रत्याशी जो है अपना नाम वापस लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन बीच के समय में कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी मैदान में थे, चाहे वो निर्दलीय उतरे थे या फिर वो अगर कोई कांग्रेस का प्रत्याशी था, उसने जो है वहां पर रीजनल पार्टीज को समर्थन दिया और इसी में नरेश बंसल ने बीजेपी का दुपट्टा पहनाया है। दौलत पारेख संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। दौलत, खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है कि नरेंद्र चोपड़ा ने अपना नाम वापस ले लिया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर है। नरेंद्र चोपड़ा है, उन्होंने बीजेपी को समर्थन देते हुए नाम वापस ले लिया है। 12 प्रत्याशी अब भी मैदान में है। नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। ऐसे में एक प्रत्याशी ने बीजेपी को समर्थन करते हुए नरेंद्र चोपड़ा है। हालांकि एबीवीपी से ही जुड़े हुए हैं, कुछ नाराजगी थी जिसको लेकर के उन्होंने नामांकन भरा। उसके बाद में जो लोकसभा संयोजक है नरेश बंसल, उन्होंने बातचीत की और बातचीत के बाद कुछ बातों पे असहमति थी। उसके बाद में उन्होंने समर्थन देते हुए नाम वापस ले लिया है। अब बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे नरेंद्र चोपड़ा। जी ठीक है दौलत, क्या कोई और नाम भी है जो अपना नामांकन वापस ले सकता है अभी, क्योंकि समय बचा है? बिल्कुल, 3 बजे तक का समय आज है। अब सभी 11 नामांकन बचे हुए। फिलहाल तो एक ही नाम वापस हुआ है। अब कौन नाम वापस ले पाएगा, हालांकि ठीक है, ये देखना होगा। फिलहाल दौलत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की एक और परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया है। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 में 4 डमी कैंडिडेट बैठाने के आरोप में आयोग ने एफआईआर दर्ज कराई है। इनमें से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाकी 3 कैंडिडेट की तलाश की जा रही है। चारों ने प्रवेश पत्र की फोटो बदलकर अपनी जगह डमी कैंडिडेट को बैठाया था। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में शक होने पर आरोपी अभ्यर्थियों को सुनवाई के लिए बुलाया गया, लेकिन वे नहीं पहुंचे। डमी कैंडिडेट्स और फर्जी डिग्री को लेकर आरपीएससी अलग अलग परीक्षाओं में बीते 7 महीने में 15 एफआईआर करा चुकी है। एएसआई प्रभुलाल ने बताया है कि जालौन निवासी कैलाश जांगू को गिरफ्तार किया गया है। उसे अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है। अन्य कैंडिडेट और उनकी जगह डमी बनकर एग्जाम देने वालों की तलाश भी की जा रही है। गिरफ्तार किया गया है 32
न्यायालय में पेश किया है। अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट श्रीमान प्रीतम सिंह जी से 6 दिन का पीसी रिमांड प्राप्त किया है। मुलजिम को दिनांक 12/4/24 को बाद पीसी बाद तफ्तीश पेश न्यायालय किया जाएगा। कोटा में देर रात औद्योगिक नगर इलाके में जहरीली और बदबूदार गैस के रिसाव के लोगों ने सड़कों पर जमकर हंगामा किया है। लोगों ने बदबूदार गैस से आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ और उल्टी जैसी शिकायतें की हैं। स्थानीय लोगों ने समस्या का जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। लोगों का कहना है कि लोहार बस्ती, नागपाल कॉलोनी, सूरसागर इलाके में कई दिनों से अजीब दम घोटू गैस का रिसाव हो रहा है। वहीं पुलिस ने हंगामा करते हुए लोगों को आश्वासन देकर समझाइश की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर भरतपुर से है, जहां के हलेना के वैर रोड पर पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। स्थानीय महिलाओं ने आरोप लगाया है कि पिछले कई दिनों से पानी नहीं आ रहा है, जिससे पशुओं को पानी पिलाने की समस्या बनी हुई है। साल 2022 में जल जीवन मिशन योजना के तहत करीब 2 करोड़ रुपए की पेयजल योजना स्वीकृत हुई है। जिस योजना के तहत टंकी का निर्माण हो गया, लेकिन अभी तक पाइप की लाइन भी नहीं डाली गई है। इस सप्ताह के अंदर पानी की समस्या का समाधान नहीं होने पर महिलाओं ने आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दी है। झुंझुनू के नवलगढ़ में महिलाओं के समूह दादी परिवार की ओर से मुरारका हवेली में गणगौर उत्सव मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नवलगढ़ कस्बे की महिलाओं ने हिस्सा लिया। गणगौर उत्सव को लेकर विशेष सजावट की गई है। लाल कलर की थीम और फूलों का डेकोरेशन किया गया। इस दौरान कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं ने हिस्सा लिया। और इस मौके पर बिंदु पाटोदिया ने बताया है कि गणगौर राजस्थानी संस्कृति का सबसे बड़ा महिलाओं का त्योहार है। गणगौर का इंतजार महिलाएं पूरे साल करती है और 16 दिनों तक ईश्वर गणगौर की पूजा, बंदोरे और सिंधारे होते हैं। महिलाओं ने गणगौर का फंक्शन किया है। ये हमारे राजस्थानी कल्चर का बहुत बड़ा त्योहार है। इसको राजस्थान की सभी लेडीज, या मतलब ऑल वर्ल्ड कह लो, सभी लेडीज बहुत अच्छे से परंपरागत ढंग से इसको मनाती है। विदेशों में भी आजकल गणगौर का बहुत ज्यादा है और हम लोग दादी परिवार की महिलाएं प्रत्येक वर्ष हम लोग गणगौर का फंक्शन करते हैं। इस बार हमने दीपिका के बनौरे के उपलक्ष्य में मुरारका हवेली में गणगौर का फंक्शन आयोजित किया है। ममता बनर्जी के रामनवमी पर दंगे वाले बयान पर सियासी रण बिछ गया है और रामनवमी से पहले ममता बनर्जी ने दंगों को लेकर चेतावनी दी है। तो बीजेपी ने सवाल पूछा कि आखिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दंगे के बारे में पहले से कैसे पता है। बीजेपी ने सवालों की बौछार कर ममता पर तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। रामनवमी पर रार सियासी प्रहार। वोटिंग से पहले रामनवमी, दंगे पर बयानबाजी। लोकसभा की लड़ाई रामनवमी पर आई। 2024 का दंगल राम के नाम पर खेला। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले 17 अप्रैल को देश भर में रामनवमी का त्योहार भी मनाया जाएगा। और रामनवमी पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के ताजा बयान ने सियासी घमासान को हवा दे दी है। ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान दंगों का अंदेशा जताया। ममता ने पुरुलिया की रैली में दावा किया कि रामनवमी के बाद मतदान की तारीख रखना एक साजिश है। শুধু একটা কথাই বলবো, মিছিল করুন, মিটিং করুন, দাঙ্গা করবেন না। দাঙ্গা করবে ওরা। 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে আর করে এরাই একে ঢুকিয়ে দেবে। वैसे बंगाल में रामनवमी पर दंगों का अपना एक इतिहास रहा है। पिछले साल रामनवमी पर बंगाल के अलग अलग शहरों में हुई हिंसा की तस्वीरें अब भी लोगों के जहन में जिंदा है। इधर ममता ने चुनाव से ऐन पहले रामनवमी पर दंगे की आशंका जाहिर की, तो उधर बीजेपी ने तुरंत ममता सरकार को घेर लिया। बीजेपी ने ममता बनर्जी से सवाल किया कि उन्हें कैसे पता कि रामनवमी पर दंगा होगा। साथ ही बीजेपी ने कहा कि ममता ने दंगे की आशंका सार्वजनिक तौर पर जताकर कुछ लोगों को 17 अप्रैल की तैयारी का गुप्त संदेश दिया।
पिछले साल जहां जहां पथराव हुए उन इमारतों के मैं नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो फिर सांप्रदायिकता का मेरे ऊपर आएगा, भाजपा पे आएगा। जिस जिस इमारतों से पथराव हुए, क्या भाजपा वहां जाके छत पे पत्थर रख गया था? ये शायद उनका गुप्त संकेत कुछ लोगों को है कि 17 अप्रैल के लिए तैयार हो जाओ, जैसे यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा लगे, रायट हो। ये उनका एक गुप्त, मेरे ख्याल से सिग्नल जिसको कहते हैं। अब अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश की राजनीति में राम की लहर चल पड़ी। विपक्ष के कई नेता भी राम नाम जपने लगे। इसका असर ये हुआ कि बंगाल में पहली बार रामनवमी पर सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया। बीजेपी इसे भी ममता का राम को लेकर डर बता रही है। खास बात यह है कि बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर इस बार भी टीएमसी और बीजेपी में सीधी टक्कर मानी जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 40% वोट शेयर के साथ 18 सीटें जीती थी और इस बार बीजेपी ने बंगाल में 18 के आंकड़े को 36 पर ले जाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य के बीच ममता के रामनवमी पर दिए गए बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो और लॉ एंड ऑर्डर इज अ टोटली स्टेट सब्जेक्ट, उसका काम आगाह करना नहीं, व्यवस्था करना है। इससे साफ है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में अपने दायित्व का वहन करने में असफल हो रही हैं। परंतु ये बयान पूरी तरीके से निंदनीय, भर्त्सना योग्य और राजनीति की दुर्भावना से प्रेरित है, क्योंकि वो कहने का प्रयास कर रही हैं कि रामनवमी पर ही दंगा हो सकता है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने भी पुष्कर की रैली में रामनवमी का जिक्र किया और रामनवमी का विरोध करने वालों पर कड़ा प्रहार किया। अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में आ गया तो उसको कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। क्या इस देश में ऐसा हो सकता है भाई? प्रभु राम के बिना आप देश की कल्पना कर सकते हो? हमारे यहां तो सुबह शाम मिलते हैं तो राम राम सा करके शुरू करते हैं भाई, और अंतिम विदाई में भी राम बोलो राम से ही जाते हैं जी। उस राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। प्रभु राम अपने घर विराजे और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। फिलहाल जिस रामनवमी पर ममता बनर्जी हिंसा की आशंका जता रही हैं, उस महापर्व के लिए रामनगरी अयोध्या में भव्य तैयारियां की जा रही है। ऐसे सियासी माहौल में बीजेपी ने ममता की मंशा पर सवाल खड़े किए और उन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। और चलिए खबर सांचौर से आपको देंगे, जहां वायुसेना की ओर से आज पूर्व अभ्यास किया जाएगा और बॉर्डर के पास देश की पहली एयर स्ट्रिप अगजावा में जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दोनों तरफ सड़क को डायवर्ट किया गया है। हवाई पट्टी पर जगुआर, सुखोई 30 फाइटर जैसे लड़ाकू विमान उतारे जाएंगे और हवाई पट्टी का 9 सितंबर 2021 को राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी ने लोकार्पण किया था। तो जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। हवाई पट्टी पर इस वक्त लड़ाकू विमान जो है उतारे जाएंगे। पूरी तैयारियां की जा रही हैं। आज पूर्व अभ्यास जो है वो रहने वाला है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे इंतजाम किए गई हैं। बाकायदा सेना के अधिकारी उस जगह को देखने के लिए पहुंचे, निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं कि किसी तरीके की कोई खामी तो नहीं है। देखिए एक बार फिर से वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की तस्वीर आज आपको नजर आने वाली है। आपको बता दें, सांचौर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जिला प्रशासन इसको लेकर पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और हवाई पट्टी पर उतारे जाएंगे लड़ाकू विमान।